जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की आमदनी अच्छी खासी हो और उसे कानूनी तौर पर जीरो टैक्स देना पड़े? सुनने में ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना, पर ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं और देखते हैं कि टैक्स प्लानिंग की दुनिया में क्या कुछ मुमकिन है और क्या सिर्फ एक भ्रम। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या कोई 16 लाख रुपए कमाकर भी लीगली जीरो टैक्स भर सकता है? सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? चलिए मिलते हैं चंदू से, जिससे लगता है कि उसने इसका तोड़ निकाल लिया है। देखते हैं कि उसका प्लान क्या है और क्या वो वाकई इस पहेली को सुलझा पाया है। तो चलिए सबसे पहले चंदू की इनकम को समझते हैं। उसे सैलरी से मिलते हैं 12 लाख रुपए, फिर म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं 2.25 लाख के करीब, और एफडी के ब्याज से 1 लाख। अगर हम एलटीसीजी पर मिलने वाली छूट को हटा भी दें तो भी उसकी टैक्सेबल इनकम लगभग 14 लाख रुपए बनती है। फिर भी वो जीरो टैक्स का दावा कर रहा है, आखिर कैसे? तो चंदू का प्लान क्या है? पहला कदम बड़ा सीधा साधा लगता है। वो अपनी संपत्ति अपनी पत्नी को गिफ्ट कर देता है, जिनकी अपनी कोई दूसरी इनकम नहीं है। उसका सोचना यह है कि अब पैसा उसके नाम से हट गया तो उसकी टैक्सेबल इनकम भी कम हो जाएगी। अब होता ये है कि चंदू की पत्नी इस गिफ्ट में मिले पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देती हैं, जैसे कि एफडी और म्यूचुअल फंड्स में। चंदू को लगता है कि क्योंकि ये सारे इन्वेस्टमेंट उसकी पत्नी के नाम पर हैं, तो इनसे होने वाली कमाई पर टैक्स भी उन्हीं के नाम पर अलग से लगेगा। देखने में तो ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो ये प्लान सुनने में तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है ना? एक सिंपल सा मूव और टैक्स की भारी बचत। पर क्या ये वाकई काम करता है या फिर चंदू एक बहुत बड़ी और महंगी गलती कर रहा है? चलिए अब इसकी सच्चाई जानते हैं। और बस यहीं पर चंदू के पूरे प्लान की हवा निकल जाती है। सामने आता है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 64, जिसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ये नियम साफ कहता है कि अगर आप अपनी पत्नी को बिना किसी लेन देन के कोई संपत्ति गिफ्ट करते हैं तो उस संपत्ति से होने वाली कोई भी कमाई आपकी ही इनकम में वापस जोड़ दी जाएगी और टैक्स भी आपके ही स्लैब रेट पर लगेगा। अब चंदू सोचता है, अच्छा पत्नी के साथ नहीं तो मैं ये पैसे अपने नाबालिग बच्चे को गिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन इनकम टैक्स का कानून बनाने वाले कह सकते हैं उससे एक कदम आगे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लबिंग का ये नियम नाबालिग बच्चे पर भी लागू होता है। मतलब आप चाहे पत्नी को दें या नाबालिग बच्चे को, वो इनकम घूम फिर कर आपकी ही मानी जाएगी। तो चंदू की जीरो टैक्स वाली ये स्कीम तो फेल हो गई, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टैक्स बचाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जरूरी यह है कि हम शॉर्टकट के बजाय सही और कानूनी तरीकों को समझें और उन्हें अपनाएं। तो अब जब ये पता चल गया है कि क्या नहीं करना है, तो चलिए अब उन 3 असली और कानूनी तरीकों पर नजर डालते हैं जो चंदू अपना सकता था। पहला, जीवन साथी के लिए पीपीएफ का रास्ता। दूसरा, वयस्क बच्चे को मिलने वाला फायदा। और तीसरा, माता पिता की मदद लेना। तो पहला तरीका ये वाकई बड़ा मजेदार है और बिल्कुल कानून के दायरे में है। चंदू अपनी पत्नी को पैसे गिफ्ट कर सकता है और वो उन पैसों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। कानून के हिसाब से पीपीएफ से मिलने वाला ब्याज क्लब तो होगा, लेकिन क्योंकि पीपीएफ का इंटरेस्ट ही टैक्स फ्री होता है तो क्लब होने के बाद भी चंदू पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर इस कमाल के प्लान में एक बहुत बड़ा लेकिन है। पीपीएफ में पैसा पूरे 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। तो ये तरीका सिर्फ उन पैसों के लिए काम करता है जिनकी आपको लंबे समय तक कोई जरूरत ना हो। 15 साल, ये एक लंबा समय है। चलिए अब आते हैं दूसरे कानूनी तरीके पर, वो है अपने वयस्क बच्चे की मदद लेना। क्लबिंग का नियम सिर्फ नाबालिग बच्चों पर लगता है। अगर आपका बच्चा 18 साल से ज्यादा का है तो आप उसे पैसे या कोई भी संपत्ति गिफ्ट कर सकते हैं और उस पर होने वाली कमाई पर टैक्स बच्चे के हाथ में ही लगेगा, आपके नहीं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा रिस्क इमोशनल और प्रैक्टिकल है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक बार गिफ्ट दे दिया तो उस पैसे पर आपका कोई कानूनी हक नहीं रहता। वो पूरी तरह से आपके बच्चे का पैसा बन जाता है और वो उसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता है। और अब तीसरा और आखिरी कानूनी तरीका, अपने माता पिता को पैसे गिफ्ट करना, खासकर अगर उनकी इनकम कम है या नहीं है। अच्छी बात यह है कि क्लबिंग के नियम माता पिता पर भी लागू नहीं होते। तो अगर आप उन्हें पैसे देते हैं और वो उसे इन्वेस्ट करते हैं
तो उस इनकम पर टैक्स उनके नाम पर और उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। पर यहाँ भी एक जाल है जिसमें फंसने से बचना होगा। जरा इस स्लाइड पर देखिए। मान लीजिए चंदू 15% के टैक्स स्लैब में है, लेकिन उसके पापा, जो शायद एक डॉक्टर हैं, वो 30% के स्लैब में हैं। अब क्या होगा? टैक्स बचाने के बजाय परिवार को और ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये प्लान तभी काम करता है जब आपके माता पिता आपसे कम टैक्स स्लैब में हों। तो कुल मिला के बात यह है कि टैक्स बचाने की हर कानूनी स्ट्रैटेजी के साथ कुछ न कुछ शर्तें और रिस्क जुड़े होते हैं। पत्नी के लिए पीपीएफ मतलब 15 साल का लंबा लॉक इन। वयस्क बच्चे को पैसे दिए तो उस पर आपका कानूनी कंट्रोल खत्म। और माता पिता वाली योजना तभी काम करेगी जब उनका टैक्स ब्रैकेट आपसे कम हो। कोई भी फैसला लेने से पहले इन बातों को सोचना बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छी टैक्स स्ट्रैटेजी कौन सी है, क्योंकि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। असली सवाल यह है कि आपके परिवार की ज़रूरतें, आपके भविष्य के लक्ष्य और आपके आपसी रिश्तों के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे सही बैठती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने हालात के हिसाब से ही खोजना होगा।